हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। और चैप्टर जो हमारा चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो बच्चों, जो हमने मेथड सीखे हैं, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहे होंगे और अप्लाई भी कर रहे होंगे। अब बच्चों बिल्कुल लास्ट पार्ट बचा है इस चैप्टर का, तो ध्यान पूर्वक समझेंगे क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और थोड़ी सी टफ लगती हैं बच्चों को। तो इसीलिए ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगी। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसका जो क्वेश्चन है ये आपके सामने है, वर्ड प्रॉब्लम है ये। इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। पहले क्या लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेंगे। और इस तरह के आप कर चुके हैं लेकिन थोड़े से अलग थे, वर्ड प्रॉब्लम आई है आपके पास जिनको आपने रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लिखा है और फिर उनको हल किया है। लेकिन ये थोड़ी सी अलग तरह की हैं प्रॉब्लम्स, इसीलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है। क्या क्या मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक तो वर्ड है अनुकूल, और एक है प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी हम देख लेते हैं। अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम होता है, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम बोलते हैं हम उसको। और जो प्रतिकूल होता है का मतलब होता है अपस्ट्रीम। अब होती क्या है ये चीज, ये भी आप देखेंगे। तो देखिए, जो अनुकूल है, मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, नदी है, वो ऐसे जा रही है, ठीक है। तो उसमें जो पानी है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, इस तरफ बह रहा है वो पानी, ठीक है। पानी इस तरफ बह रहा है, समझ गए। तो अगर अगर कोई जो पानी की दिशा है, बहने की दिशा है, उसी तरफ चलेगा या उसी तरफ तैरता है, या फिर कोई चीज उसी तरफ जाती है, किस तरफ, जिस तरफ नदी बह रही है, अगर इस तरफ कोई जाती है तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम या फिर बोलते हैं अनुकूल, मतलब पानी के साथ साथ कोई जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अनुकूल, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, पानी के साथ साथ जाने को अनुकूल अनुकूल बोलेंगे। लेकिन अगर वहीं पे कोई जा रहा है पानी के उल्टी डायरेक्शन में, भाई पानी तो नीचे की तरफ बह रहा है और कोई जा रहा है तैरते हुए ऊपर की तरफ, तो उसको प्रतिकूल बोलेंगे, उसको प्रतिकूल या फिर अपस्ट्रीम बोलेंगे। यानी जो पानी के विरुद्ध जा रहा है, दूसरी दिशा में जा रहा है, उसको प्रतिकूल बोलेंगे, और जो पानी की ही दिशा में चल रहा है उसको अनुकूल बोलेंगे। क्लियर है, ये चीज है, ये कॉन्सेप्ट है आपका, समझना बहुत जरूरी है इसको। अब देखिए कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो देखिए, अब धारा जो पानी चल रहा है उसकी कोई स्पीड होगी, पानी की कोई स्पीड होगी ना। तो जैसे अगर पानी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा अगर पानी की स्पीड है, और जो ऋतु है उसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो अगर वो अनुकूल जा रही है, धारा के अनुकूल जा रही है, तो भाई जो पानी की स्पीड है वो उसकी मदद करेगा और ऋतु की स्पीड को और बढ़ा देगा। यानी कि पानी की स्पीड और ऋतु की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी।
ठीक है। अब अगर ऋतु जा रही है पानी के उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर प्रतिकूल जा रही है, तो उसमें क्या होगा, पानी तो भाई नीचे की तरफ बह रहा है और ऋतु दूसरी डायरेक्शन में तैर रही है। तो इस केस में क्या होगा, जो ऋतु है उसको वो पानी रोकने की कोशिश करेगा और ऋतु की स्पीड कम हो जाएगी। तो इस केस में क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे जो ऋतु की स्पीड है उसमें से पानी की स्पीड, क्योंकि पानी की स्पीड दूसरी तरफ जा रही है, ऋतु दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए। अब देखिए इसको हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, ये आपको समझ में आ गया, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, अनुकूल, प्रतिकूल। अगर इसमें कोई डाउट हो बच्चों तो आप अपना हैंड रेज करें, पूछ सकते हैं। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो दोबारा आपको समझा दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आप अपना क्वेश्चन भेजें, या तो चैट के माध्यम से या अपना हाथ खड़ा करके सिस्टम के माध्यम से आप पूछ सकते हैं अपना डाउट। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमेशा से हम करते आए हैं कि भाई जो चीज हमसे पूछी जाए उसको हम लेट कर लेंगे, उसको मान लेंगे x और y। तो ठीक है, हम क्या मानते हैं यहाँ पे, हम स्पीड मानते हैं, लेट ऋतु स्पीड बी x, लेट ऋतु स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। तो ऋतु की स्पीड हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली है। इसको बच्चों हिंदी में कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में आप लिखेंगे माना ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, या फिर ऋतु की तैरने की चाल बोल सकते हैं आप, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये आप हिंदी में लिख सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, आप बोलेंगे माना ऋतु के तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे एंड स्पीड ऑफ करंट करंट यानी जो धारा है उसको इंग्लिश में करंट बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ करंट क्या हो गया, y किलोमीटर पर आवर या प्रति घंटा। इसको क्या लिखेंगे आप हिंदी में, इसको लिखेंगे धारा की चाल। धारा की चाल कितनी हो गई, y किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बच्चों एक चीज और आती है, आपने पढ़ा होगा स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, या फिर समय, दूरी, चाल, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो इसका फॉर्मूला क्या है, याद है किसी को, क्या है फॉर्मूला? अगर मैं बोलूं भाई समय का क्या फॉर्मूला है, तो आप बोल सकते हैं कि जो समय का फॉर्मूला होगा वो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, यही होता है। अब देखिए इसको आप हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया भाई दूरी, और स्पीड क्या हो गई, चाल। तो आप बोल सकते हैं इसको दूरी बटे चाल, क्या हो गया, समय हो गया। समय किसके बराबर है, दूरी बटे चाल के बराबर। ये चीज आपको समझनी होगी। अब देखिए कि हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर डाउन स्ट्रीम जा रही है, अभी मैंने बताया था कि ऋतु अगर धारा के अनुकूल जा रही है, अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो ऋतु की स्पीड और पानी की स्पीड, ऋतु की चाल और पानी की चाल दोनों ऐड हो जाएंगी। और अगर उसके प्रतिकूल जा रही है धारा के, तो ऋतु की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखें, ऐसा मत कर देना आपकी पानी की स्पीड में से ऋतु की स्पीड माइनस कर दो, क्योंकि फिर तो ऋतु ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगी, वो तो पानी के साथ ही चली जाएगी। इसीलिए जो भी बंदा होता है, जो भी कोई इंसान होता है जो उसके धारा के प्रतिकूल जाता है, उसकी स्पीड हमेशा पानी की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। अब बच्चों इसमें हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, जो हमारा प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग हम इसको करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डाउन स्ट्रीम के लिए देखेंगे, क्या देखेंगे, डाउन स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम या फिर आप बोल सकते हैं अनुकूल के लिए, या फिर अपस्ट्रीम के लिए, या प्रतिकूल के लिए। तो बताइए मुझे, जो डाउन स्ट्रीम है या फिर अनुकूल है, उसमें समय कितना है, समय कितना दिया हुआ है, समय यहाँ पे आपको
2 घंटे दिया हुआ है। समय कितना है? समय है 2 घंटे, ठीक है, 2 आवर्स। उसके बाद दूरी कितनी दी है? दूरी या फिर डिस्टेंस आप बोल सकते हैं। तो दूरी यहाँ पे दी गई है 20 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर? बोला गया है कि भाई 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितने घंटे में? 2 घंटे में, ठीक है। अब आपको समय दे दिया गया है, दूरी दे दी गई है, और स्पीड क्या है? स्पीड हमने यहाँ पे निकाल ली है। चाल, चाल कितनी है यहाँ पे? x प्लस वाई है। क्या है? x प्लस वाई है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं ये हम देखेंगे। देखिए क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था भाई दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पे कितनी है? 20 किलोमीटर है, और चाल कितना है? x प्लस वाई है चाल। किसके बराबर है? समय 2 घंटे, इसके बराबर है ये, ठीक है। ये हो गया अपस्ट्रीम के लिए। अब हम करेंगे बिल्कुल यही चीज, ये डाउनस्ट्रीम के लिए हो गया था, अब अपस्ट्रीम के लिए करेंगे, या फिर प्रतिकूल के लिए। तो प्रतिकूल के लिए भी समय कितना है यहाँ पे? समय 2 घंटे है बच्चों, ठीक है। टाइम कितना है? 2 आवर्स है। और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? डिस्टेंस 4 है, यानी दूरी है 4 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है? स्पीड देखिए x माइनस वाई होगी यहाँ पे, क्योंकि धारा के दूसरी दिशा में जा रहे हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस कितना है? 4, स्पीड कितना है? x माइनस वाई, और समय है 2। हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और समीकरण इससे हम बनाते हैं, रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसको, ये दूसरी तरफ चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना होगा? 20 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब इस 2 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो ये इधर भाग में हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x प्लस वाई हम क्या लिख सकते हैं? 20/2, और ये आ गया 10। तो x प्लस वाई तो आ गया आपका 10। इसको आप बोल सकते हैं समीकरण 1। इसी तरह दूसरे वाले को हल कीजिए। क्या आता है? इसका समीकरण क्या आता है मुझे बताइए जल्दी से। तो ये वाला है, इसको भी बिल्कुल इसी तरह हल करेंगे, और इसका समीकरण बताइए फटाफट। आप चैट के माध्यम से बता सकते हैं, हैंड रेज करके बता सकते हैं बच्चों, जिसका भी आता है आंसर। क्या होगा समीकरण 2 हमारे पास? तो चलिए इसको देखते हैं। समीकरण 2 में क्या करेंगे? 2 के लिए हम 4 इज इक्वल टू एक्स और वाई को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब क्या करना है हमें? देखिए ये जो 2 है इसको हम फिर से दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे, और ये हो जाएगा 4/2। 2 से इसको कैंसिल आउट किया, तो x माइनस वाई बराबर है 2। ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण हमारे पास हैं, इसको हल करना है आपको, बहुत ही आसान है। कौन सा तरीका आप लगाएंगे मुझे बताइए जल्दी से, कि कौन सा तरीका यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे जल्दी से जल्दी हल हो जाए ये क्वेश्चन। कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, पता है किसी को? तो देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड काफी बार किया है हमने, तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे कि भाई देखिए 2 समीकरण हमारे पास, नॉर्मली हम उसमें घटाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो भी हमारा काम चल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एलिमिनेट हो सकता है ये। यहाँ पे y प्लस में है, यहाँ पे एक में प्लस में है, एक में माइनस में है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो y यहाँ से एलिमिनेट किया जा सकता है, इसका विलोपन किया जा सकता है। तो हम बोलेंगे कि भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों को हम जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? देखिए समीकरण 1 जो हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू
2। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2x यहाँ पे आ गया और -y से +y कैंसिल आउट और 10 + 2 यहाँ पे 12 हो गया और y = 12/2 मतलब 6 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। y = 6 आंसर आया। इसके बाद बच्चों अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? किसी भी समीकरण में हम y का मान रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में y बराबर है 6 रखने पर। ये तो बच्चों बहुत बार कर चुके हैं आप इस तरह के क्वेश्चंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 6 + y = 10 और y कितना आ गया, 10 - 6 और y आ गया ये 4। तो हमारे पास y 4 है और x 6 है। तो x क्या था, x हमने क्या माना था, ऋतु की स्पीड, ऋतु स्पीड या फिर ऋतु की तैरने की चाल कितनी थी, हमने x मानी थी। तो x कितना आ गया, x हमारे पास 6 आ गया। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा तो ऋतु के तैरने की चाल है। और जो करंट की स्पीड है, स्पीड ऑफ करंट या फिर धारा जिसको हम बोलते हैं, वो कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही तो हमें निकालना था, कितनी आसानी से आ गया आंसर। अब देखिए जल्दी से हम दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये इसमें क्या कह रहा है और किस तरह से हम यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि भाई 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे में काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, ये आपको बताना है। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। मतलब भाई आपसे पूछा है कि एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक पुरुष कितना समय लेगा इसको कंप्लीट करने में। और दिया क्या है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष कितने एक साथ काम करके 4 दिन में काम पूरा कर देते हैं, और वहीं 3 महिलाएं और 6 पुरुष हो तो 3 दिन में काम को पूरा किया जा सकता है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए इस जो निकालना होता है उसको तो हमेशा मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है भाई कि एक महिला को काम करने में कितना समय लगेगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन, ये हो गया x डेज। या फिर हिंदी में क्या लिखेंगे आप, एक अकेली महिला को काम करने में लगे दिन कितने होंगे, x दिन होंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप लिखेंगे एंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन, भाई एक आदमी को काम करने में y दिन लगे, ठीक है। आप बोल सकते हैं एक पुरुष को काम करने में कितने दिन लगे, y दिन लगे, हमने ये मान लिया। और x और y निकालना है तो पता लग जाएगा भाई एक महिला को काम करने में कितना दिन लगते हैं और पुरुष को कितने दिन। अब देखिए हमें एक दिन का काम निकालना है, क्या निकालना है, एक दिन का काम। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, 2 पेज आपको लिखने हैं, क्या लिखने हैं, 2 पन्ने आपको राइटिंग करनी है। या फिर आप बोल सकते हैं कि भाई आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एग्जाम आ रहा है और आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ने हैं और कितने दिन है आपके पास, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, 2 डेज। अब बताइए आप मुझे कि एक दिन में आप कितना चैप्टर पढ़ सकते हैं। एक दिन में एक चैप्टर पढ़ेंगे, 2 दिन में 2 पढ़ सकते हैं, इजी है। अब देखिए 1 डे वर्क,
वन डे वर्क। एक दिन में आप कितना काम कर सकते हैं? एक दिन में आप एक काम कर सकते हैं और कुल काम कितना है आपके पास? दो, यानी दो चैप्टर हैं, उसमें से एक दिन में आप एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो एक दिन का काम हो गया 1/2। ठीक है। अब इसी तरह थोड़ा सा इसको हटके ले लेते हैं। अगर आपके पास 5 चैप्टर हैं भाई, कितने? 5 चैप्टर हैं और 5 दिन हैं। ठीक है। तो एक दिन का काम अब कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक दिन में चैप्टर तो एक ही पढ़ेंगे, लेकिन दिन कितने हैं? 5। तो 5 दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मतलब 5 में से एक चैप्टर हम एक दिन में पढ़ लेंगे, तो 1/5 हो गया। ठीक है। इसी तरह वन डे वर्क क्या होता है? वन डे वर्क हमेशा जो टोटल काम होता है वो नीचे आता है और एक ऊपर आता है। इस चीज को आप ध्यान रखें। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम कर सकते हैं वर्क डन बाय ए वुमेन इन वन डे। एक दिन में एक औरत कितना काम करती है भाई? एक महिला एक दिन में काम करती है 1/x दिन, क्योंकि कुल उसको x दिन लगते हैं ना कुल काम करने को, तो एक दिन का काम उसका 1/x हो गया। इसी तरह अगर एक मैन काम करेगा, एक पुरुष काम करेगा एक दिन में, तो वो 1/y दिन लेगा, क्योंकि टोटल काम तो y दिन में करता है, इसीलिए 1/x और 1/y आप लिख सकते हैं। अब देखिए एक दिन का काम हम इनका कंपेयर करेंगे। ठीक है। अब बताइए 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे में एक साथ 4 दिन में काम पूरा करती हैं, तो एक दिन में कितना करेंगी? ये देखिए अगर मैं बोलूं कि भाई 2 पुरुष हैं और एक दिन का काम उनका कितना है? 1/x, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/x है और 2 पुरुष करते हैं, प्लस कितनी महिलाएं हैं? यहाँ पे महिलाएं हैं 5 और ये काम करती हैं महिलाएं हैं 2 और पुरुष हैं 5। ठीक है। ये यहाँ पे 2 महिलाएं 1/x दिन में पूरा करती हैं एक दिन का काम, और 5 महिलाएं 1/y काम करती हैं एक दिन में। अब बताइए कि यहाँ पे टोटल दिन कितने हैं? 4 दिन हैं, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? 1/4 कर सकते हैं। अब क्या आ जाएगा? ये 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए कि दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते हैं, तो 3 महिलाएं यानी 3/x और 6 पुरुष यानी 6/y कितने दिन में पूरा करते हैं? 1/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन हो गया जो हम करते थे कि भाई इसमें लेट 1/x a मान सकते हैं एंड 1/y को हम b मान सकते हैं, और यहां से देखिए क्या आ जाएगा? 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4 आ सकता है। कितना आ सकता है? 1/4 यहाँ पे आ सकता है। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी तरह इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3, और ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब तो बिल्कुल उसी तरह का हो गया बच्चों क्वेश्चन जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। इस टाइप के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो कोई भी मेथड आप यूज करें, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं आप, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपका मन है मेथड यूज कीजिए, और आपको सिर्फ सीधे सीधे अब आंसर निकालना है। काफी सारे क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं, तो ये आप घर से करके लाएंगे, ये होमवर्क होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम। जो हमने क्वेश्चंस किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इनको ध्यान पूर्वक करें, छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही आसान होने वाले हैं, एक बार अगर कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो इनको दोबारा प्रैक्टिस जरूर करें घर पे, और अगर कोई आपको डाउट लगता है तो कल की क्लास में आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से इनको समझा दूंगा। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।